हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीटीपी का टोटल सीरीज़ कवर करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर का है। अभी मैं फ़िलहाल 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो उसका सीटीपी का क्वेश्चन कवर करा रही हूँ। तो आइए आज हम देखते हैं 16/1/2022 को जो पूछा गया था सीटेट में सीटीपी का क्वेश्चन, उसको देखेंगे। पूरे 300 क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, वो भी विस्तार से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो व्यक्ति के विकास कब होता है? व्यक्ति का विकास कोई विकास जो है एक दिशा में नहीं होता है, बहुगामी दिशा में होता है। उसका मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब उसका डेवलपमेंट होता है। कोई एक दिशा में उसका विकास नहीं होता है। तो इस पहला ऑप्शन दिया हुआ, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। बिल्कुल नहीं, विकास की जो प्रक्रिया है एक दिशीय नहीं होती है। दूसरा, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। जी नहीं, व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता विकास। पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि आनुवंशिकता ही नहीं बल्कि पर्यावरण भी जो होता है वो विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। चौथा, विकास केवल वातावरण कारण द्वारा निर्धारित होता नहीं। वातावरण नहीं, सिर्फ वातावरण नहीं, इसके लिए आनुवांशिकता भी होती है। तो ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन जो होता है हमारा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। तो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो विवेचनात्मक चिंतन क्या होता है? तो विवेचनात्मक चिंतन का अर्थ जो होता है उसमें पक्ष विपक्ष गुण अवगुण सभी पर विचार किया जाता है, वही हमारा विवेचनात्मक चिंतन होता है। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल विवेचनात्मक चिंतन का है? तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, पता करें कि तटीय इलाका में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। दूसरा है, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तीसरा है, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। चौथा है, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। पता करें कि तटीय इलाका में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो विकास का जो सिद्धांत है उसमें इन चारों में से किस पर विशिष्ट रूप से जोर देता है? तो विकास की निरंतरता पे, विकास की अनिरंतरता पे, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो विकास की ये जो हो जाएगा हमारा विकास की अनिरंतरता, क्योंकि विकास जो होता है हमारा उसका जो लोक जीवन के चरणों, हमारा जो विकास होता है अलग अलग तरीके से होता है। हम लाइफ में अलग अलग टाइम से गुजरते हैं, तो हमारे लाइफ में अचानक से परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए कहा गया कि विकास की अनिरंतरता पर विशेष रूप से जोर देता है। ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कारक द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। तो किसके द्वारा अधिगम जुड़ाव प्रभावित होता है? तो इसका 1 भी सही हो जाएगा, 2 भी सही हो जाएगा, 3 भी सही हो जाएगा, 4 भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक जो चरण है उसमें बच्चा क्या कर पाता है? तो ऑप्शन 1 दिया है, प्रतिलोमिक चिंतन। दूसरा प्रतीकात्मक खेल। तीसरा अनुक्रमिक वर्गीकरण। चौथा संरक्षण।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष जो 2 से 7 वर्ष का होता है, जो 2 से 7 वर्ष का होता है वो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था होता है हमारा। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो है क्या कर पाता है? तो वो प्रतीकात्मक खेल पाता है। जैसे किसी भी चीज़ को ले लिया और जैसे किसी माचिस के डब्बा को ले लिया और उसको क्या कर रहा है? फ़ोन बना के वो खेल रहा है, तो वो प्रतीकात्मक खेल खेल रहा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, वही खेल जो हमें बताई आपको आर्टिफिशियल सामान के द्वारा उसको ओरिजिनल रूप समझकर उसका यूज करना प्रतीकात्मक खेल हो गया। पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपने पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे चरण कौन सा चरण है? इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। पहला संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक अवस्था। तो संवेदीगामक जो अवस्था होता है, ये संवेदीगामक जो अवस्था होता है ये कब होता है हमारा? संवेदीगामक जो अवस्था होता है ये हमारा 0 से 2 वर्ष का जो अवस्था होता है वो संवेदीगामक अवस्था होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? 2 से जो 7 साल का जो एज होता है हमारा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? वो जो होता है हमारा 7 से 11 साल का जो एज होता है हमारा 7 से 11 साल का जो एज होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? 11 से 15 साल का जो एज होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब ये बालिका 2 से 7 साल की है तो ये घटना को नहीं समझ पाती है। ऑप्शन 2 इसका जो है ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण कोलबर के नैतिक विकास मॉडल से संबंधित है? ऑप्शन 1 नैतिक विकास के चरण का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दूसरा नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तीसरा नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारण पर निर्भर है। चौथा नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए सममित विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 अध्यापन और मूल्यांकन, दूसरा केवल अध्यापन केवल मूल्यांकन, चौथा प्रवाही बौद्धिक पहचान। तो समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, तो समीप विकास का क्षेत्र जो होता है देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापन और मूल्यांकन के लिए समीप विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसके लिए? अध्ययन और मूल्यांकन के लिए। बच्चे का सीखने का क्षेत्र होता है। अध्ययन करते समय जब बच्चा को ऐसा कार्य दिया जाए जो उसके वर्तमान स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वो बेहतर तरीके से जुड़कर सीखता है तथा वो उसको बेहतर तरीके से सीखता है और उससे हमारा अध्ययन और मूल्यांकन हो पाता है। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती। लेव वाइगोस्की के अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम, पार, द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
एक विशिष्ट अध्यापिका जो है आधा किया हुआ प्रश्न देती है बच्चे को सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या कर रही है, एस्केप फोल्डिंग कर रही है, थोड़ा सा उसको संकेत दे रही है। तो वहाँ पे उसको सहारा मिल रहा है, अगर बच्चे को थोड़ा सा सहारा दिया जाए तो वो उस कार्य को कर पाता है। तो ये एस्केप फोल्डिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? पहला, निर्माण निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। दूसरा, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना। तीसरा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना। चौथा, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। तो प्रगतिशील कक्षा कब होता है? जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होता है तो वो हमारा प्रगतिशील कक्षा का माहौल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना होगा। तो उसके बाद विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान भी रखा जाएगा इसमें, और अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम भी किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थित समूह में पृथक ना करे, क्योंकि ये बात सही है कि टीचर जो है किसी बच्चे को बुद्धि के आधार पर वर्गीकृत ना करे। ऑप्शन 1 है, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। ये जो पहला ऑप्शन हो जाता है ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद, यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, ऐसा भी बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, और ये भी नहीं होगा। अगला है हमारा, बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों के चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। अगला देखते हैं। होवार्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीति का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन 1, यह बहुबौद्धिक को निष्पादन करने में मददगार है। दूसरा, यह समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तीसरा, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। चौथा, यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। तो तरह तरह की रणनीतियाँ बनाना, ये किस तरह का है? तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा होगा? बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मदद करता है। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चे द्वारा अक्सर उच्चारित द्विध शब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1, वाचन का अधिविस्तारण। ऑप्शन 2, तार परिचित वाचन। तीसरा, नववाद। चौथा, वकवाद। तो ये जो है हमारा 1.5 से 2.5 वर्ष की जो बच्ची है वो उच्चारण करती है द्विशब्दीय, तो इसका तो वो क्या कहलाएगा? वो तार परिचित वाचन कहलाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष समानता दिमाग से सोचता है, महिला अपने हृदय से, यह कथन क्या दर्शाता है? तो ये जो है हमारा जनरल स्टीरियोटाइप है। इसमें सोसाइटी एक रूल बना देती है कि मेल का ये वर्क है और फीमेल का ये वर्क है। उसके बेस पे ये दोनों कार्य को बांट दिया जाता है। जैसे कि मैथ जो है बॉयज़ सॉल्व कर सकते हैं, लड़कियों को मैथ समझ में नहीं आता। ये सब सोच क्या है? हमारा जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इस तरह का जो सोच है, महिला हृदय से सोचती नहीं, वो भी कभी कभी माइंड से सोचती है, लेकिन वो अधिकतर हृदय से सोचती है। ऐसा हमेशा हर केस में नहीं देखा गया। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा?
पहला, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल। दूसरा, स्व मूल्यांकन एवं समवेशी मूल्यांकन। तीसरा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। चौथा, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो जैसा कि एक प्रगतिशील कक्षा से क्या मतलब होता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर जो होता है बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, तो वो जो होता है हमारा प्रगतिशील कक्षा कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल मानक निर्देशित मूल्य पर आश्रित। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन सी बोल रहे हैं, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। वंचित और हास्य पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? वंचित और हास्य से क्या मतलब है? ऐसे लोग जो हमारे सोसाइटी से माइग्रेट कर दिए गए हैं, सोसाइटी उसको नकार दी गई है, उसकी संख्या काफ़ी कम है, उसको बहुत सारा बेनिफिट नहीं मिला, वो भी आज भी पहले जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, वो लोग हास्य समूह से आते हैं। तो वही कह रहा है कि इसे उसको अगर बुक में ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन 1, शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा में साम्यता। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणित क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौती का सामना कर रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? स्वलीनता का मतलब तो वो होता है कि जो अपना बात ना तो किसी के सामने एक्सप्लेन कर पाता है, ना ही दूसरे की बात को समझ पाता है, तो वो स्वलीनता हो जाता है। गणितीय वैकल्प, हाँ ये गणितीय वैकल्प यानी कि डिस्कैलकुलिया जब हो जाता है तो वो गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी संस्था में एक श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित में कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? और ये जो है श्रवण बाधित है, यानी कि ये बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो उसके लिए कौन सा जो नीति है वो प्रभावित नहीं होगी? ऑप्शन 1 है वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। तो दूसरा, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल। तीसरा, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रण संप्रेषण का इस्तेमाल। चौथा, संप्रेषण हेतु मुक्त मौखिक माध्यम पर आश्रित रहना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रेषण हेतु मुक्त मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। प्रभावी नहीं होगा, इसमें नहीं पूछ रहा था ना, इसीलिए ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है? पहला, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। दूसरा, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। तीसरा, अधिगम कठिनाइता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। चौथा, बच्चे को शिक्षा प्रणाली के यथावादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्या होगा। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए? बच्चा कब ज़्यादा सोच सकता है, ऐसा कब होगा? तो ऑप्शन 1 है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के। दूसरा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के। तीसरा, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के। चौथा, विसारी सोच सीखने के। तो सृजनात्मकता जो होता है बच्चे कब ज़्यादा सोच पाएंगे, तो इसके लिए होता है ऑप्शन बी, मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे।
आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में बच्चे की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? पहला, बच्चों को वार्तालाप द्वारा, दूसरा अध्यापक के संवेग द्वारा, तीसरा बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, चौथा बाह्य रूप से अधोरोपित अनुशासन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बच्चों की वार्तालाप द्वारा संज्ञानात्मक सहभागिता को सुसज्जित किया जा सकता है, पहला हो जाएगा। दूसरा भी हो जाएगा अध्यापक द्वारा, संवेग द्वारा, और तीसरा क्या, बच्चों को सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, ऑप्शन 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? पहला, स्कूल का अस्तित्व विद्यार्थी के समर्थन में विभेदीकरण करने हेतु है। दूसरा, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। तीसरा, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यार्थी की जरूरत का अनुपालन नहीं करते। चौथा, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं, किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन 1, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। 2, बच्चों के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ना। तीसरा, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। चौथा, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। तो इससे बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं। जब हम उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं को जोड़कर आगे उसको बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ पाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन 1, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चे के भय को टीचर नहीं संभाल पाए। दूसरा है, विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। ऐसा भी नहीं है कि वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। असफलता और त्रुटि बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास कराने वाले बच्चों विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ आप जाइएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्सर यह तर्क दिया जाता है पुरस्कार देना अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं, क्योंकि पहला, इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। इसमें बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है। चौथा, इसकी आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों क्षीण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। हाँ, अगर किसी सामने वाले को आप प्राइज़ दिए और उसके बगल वाले को नहीं मिला तो उसको बुरा फील होता है, तो इसीलिए प्राइज़ देना सही नहीं बताया जाता। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? पहला, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। दूसरा, क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन। तीसरा, प्रतीकात्मक अन्यता की कमी, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता। चौथा, अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतीकात्मक अमान्यता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जाएंगे ऑप्शन 1 के, हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं,
शिक्षिका के विद्यार्थी की खासकर सुविधा वंचित वर्ग की सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने एवं अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, शिक्षक की अपेक्षा बच्चे के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। दूसरा, शिक्षक को कक्षा में बच्चों की समस्या पर काबू रखना चाहिए। तीसरा, शिक्षक को बच्चों की प्रतिस्पर्धा करने एवं दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हाल में सफलता से बचाने के लिए रणनीति में परीक्षण देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक, शिक्षक की अपेक्षा बच्चे के सीखने को बेहतर प्रभावित करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? पहला, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। हाँ, अगर बच्चे का जो इमोशनल है उसको सीखने का हिस्सा बनाकर हम सीखने का वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कभी नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा 2 क्वेश्चन हाँ है, तो इसको देखते एक साथ क्रॉस कर देंगे। ये दोनों तो होगा नहीं। विद्यार्थी ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने से हिचकते, इससे संप्रदाय स्पर्धा कमी होती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए। ऑप्शन ए है हाँ, बच्चे की त्रुटि को तुरंत संशोधित करना चाहिए। गलत। दूसरा, नहीं, बच्चे को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत के भाव के। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।